तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी कर लिए हैं। अब हमारा मोटो है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कभी किसी भी सिंगल चार्ज के कारण नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते कि दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द गिवन चार्ज। इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तभी डेवलप होगा जब हमारे पास चार्जेस का सिस्टम हो। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि ये चार्ज के सिस्टम क्या है। तो चार्ज का सिस्टम कहने का मतलब ये है कि व्हेन इन अ कॉन्फ़िगरेशन और इन द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक स्टैटिक, if there is more than one charges present in the space, then the system obtained by these charges is considered to be a system of charge। ठीक है, तो system of charge क्या होगा? It is an arrangement, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, it is an arrangement of more than टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज से ज़्यादा के अरेंजमेंट से बनने वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम ये जान गए कि सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में मिनिमम चार्ज 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे व्हेन अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 चार्जेस। तो देखते हैं हम कैलकुलेट क्या करना है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्ज के सिस्टम के कारण। मान लेते हैं दोनों चार्ज क्या है, एक चार्ज को मैंने Q1 कहा और दूसरे चार्ज को मैंने Q2 कहा। एक और चीज़ हमें ये जानना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब निकाल रहे हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम एक स्पेस कंसिडर करते हैं, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, और इस स्पेस में हम कह रहे हैं कि अभी पूरे स्पेस में कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द स्पेस। उसके केस में हम लोग सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर उसी स्पेस में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता तो मीन्स पहले हमने क्या कंसीडर करना है कि एक्सटर्नल फील्ड क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसे कंडीशन पे पहला केस हम ये देखते जा रहे हैं। केस नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस का व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, जिसमें केस नंबर 1 के फर्स्ट पॉइंट को हम ये जान रहे हैं कि वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल U से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। क्या लिया है? 2 चार्जेस का सिस्टम लिया है। मान लेते हैं कि इस 2 चार्जेस के सिस्टम में पहले हमने एक चार्ज को यहाँ पे इन्फानाइट से लेके आए। तो अगर बच्चों हम इन्फानाइट से इस चार्ज को ले आके इस लोकेशन पे, लेट हम इस लोकेशन पे रख दे रहे हैं, ये ऑरिजिन से किसी R रेफरेंस पॉइंट पे है, R ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट पे है। उस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि इसे मैं कह रहा हूँ दिस विल बी एट अ डिस्टेंस R1 वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमने क्या रखा? Q1 चार्ज। कहाँ से लेके आ रहे हैं इस Q1 चार्ज को? इन्फानाइट से। तो हम कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट नहीं थी, तो हमने जो वर्क डन किया है वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट नहीं हुआ है। तो जो हम इस चार्ज को यहाँ इन्फानाइट से लेके इस पॉइंट पे रखे हैं, इसको करने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट नहीं लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इस चार्ज को ले आके यहाँ पे रखेंगे तो देयर इज नो फील्ड प्रेजेंट इनिशियली, सो the work done is not against any external field
दैट्स वाई द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विल बी जीरो। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं हुई। नाउ अब जैसे हम Q1 चार्ज को रखें, इस पूरे रीजन में हम देखेंगे क्या, Q1 चार्ज के कारण फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब अगर फील्ड क्रिएट होगा और हम एक दूसरा चार्ज जिसको हम Q2 कह रहे हैं उसे इन्फानाइट से उस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लेके आएंगे, मान लेते हैं कि हम उस चार्ज को लेके आए और उस चार्ज को मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर से R2 सेपरेशन पे, इन सच अ वे दैट द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज कंसिडर्ड टू बी R। ये मैं कह रहा हूँ। तो जैसे हम Q2 को यहाँ पे रखेंगे, हम देखेंगे क्या कि Q2 कहाँ आ गया, Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आया है। तो हम कहेंगे कि जैसे हमने ये Q2 को इस पॉइंट पे रखा जो कि Q1 चार्ज के फील्ड के अंदर था, तो इस जगह पे रखते ही उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई होगी। नाउ अब देखें तो हम पहले Q1 को ले आए, हमने Q1 को A पॉइंट पे रखा एट A। ऐसा करने में हमें जो पोटेंशियल एनर्जी लगी वो क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। नाउ क्योंकि हम Q1 को A पॉइंट पे रख दिए थे तो द होल रीजन ऑफ स्पेस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे इफ़ वी टेक एनी पॉइंट B, अगर हम कहें B एक पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1 के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस B lie inside field created by charge, created by कौन से चार्ज के द्वारा, चार्ज Q1, तो हम कह सकते हैं इस B पॉइंट पे, क्योंकि V पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 के अंदर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हम कहेंगे देयर विल बी सर्टेन पोटेंशियल, देयर विल बी सर्टेन पोटेंशियल। कैसी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B। और उस पोटेंशियल को क्या कहा जा सकता है, दैट इज हम कह सकते हैं उसे दिस विल इक्वल्स टू VB। अब इस B पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। हमने अभी पीछे पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी लोकेशन को ले तो उस लोकेशन की कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, और अगर हम उस जगह पे किसी दूसरे चार्ज को रख दिए तो हम क्या देखेंगे, उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाएगी। सो व्हेन Q2 charge placed at VB, B पे रखेंगे, it have some potential, it have some potential energy, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बच्चों, उसे मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस विल इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू किसके चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज के कारण, जो हमने यहाँ पे लिखा VB, और यहाँ पे रखा हुआ चार्ज जो था वो क्या था, Q2। अब हमें मालूम है कि ये जो VB की वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम कहेंगे K, इस चार्ज के कारण वो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तो Q1, और कितने सेपरेशन पे हुआ है, R सेपरेशन पे। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम पाएंगे दिस विल इक्वल्स टू KQ अपॉन R इंटू Q2। ओके, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर ली कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें कि पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम के बीच में, ये जो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का अरेंज हो रहा है उसकी क्या होगी, KQ1 Q2 अपॉन R। तो अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी है या ये पोटेंशियल एनर्जी दूसरे चार्ज Q2 की है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ज़रा इसको समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को पकड़ के एक डायरेक्शन से ए से एक ने खींचा, एक बॉडी ने खींची, और B पॉइंट से दूसरी बॉडी ने इसे स्ट्रेच किया।
सो अगर स्ट्रेच करेंगे तो हम देखेंगे इस स्प्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्प्रिंग में कंसंट्रेट हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी ए की है या बी की। इसको जानने के लिए हम कहते हैं कि ज़रा सा कि बी से आप भैया बी वाले ऑब्जेक्ट को हमने ये कहा कि आप इस स्प्रिंग को छोड़ दो। जैसे ही हम स्प्रिंग को छेड़ेंगे देखेंगे क्या उस स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे चली आएगी जहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के कारण ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट हो रही थी वो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण थी, इस ऑब्जेक्ट के कारण। सिमिलरली उसी तरीके से हम कहते हैं बी वाले ऑब्जेक्ट से कि आप उसे छोड़ दो, स्प्रिंग को छोड़ो, तो हम देखेंगे क्या कि जैसे ये स्प्रिंग को छोड़ेगा ये स्प्रिंग फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग को हमने खींच के रखा है इधर से और इधर से, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर जनरेट हो रही है वो इसके कारण भी है, इसके कारण भी है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक ने अपना रोल प्ले करना बंद किया तो द सिस्टम विल बी एट द स्टेट ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसका है, दोनों चार्जेस के कारण हुआ है, इसलिए क्या लिखा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ओके, एक और चीज़ समझते हैं हम कि यहाँ पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करी है, यहाँ पे जो पोटेंशियल कैलकुलेट करा है उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, के Q1 Q2 अपॉन R, और इसमें हमने Q2 चार्ज को Q1 के पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे रखा, Q1 के फील्ड में रखा। नाउ क्या होगा अगर हम Q1 चार्ज को Q2 के फील्ड में रखेंगे, किसका फील्ड है, फील्ड हो Q2 का और चार्ज किसको रख रहे हैं, Q1 को रख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे Q2 चार्ज पहले आ गया होता B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे जब Q2 चार्ज आएगा और Q1 चार्ज नहीं रहेगा A पॉइंट पे, ऐसे कंडीशन पे ये पूरा रीजन किसके फील्ड के कारण होगा, तो हम कहेंगे फील्ड होगा Q2 चार्ज का। तो अगर फील्ड Q2 चार्ज का है तो हम कहेंगे जैसे Q1 को हमने A पॉइंट पे रखा था उसी तरह से हम सेकंड स्टेप देख रहे हैं कि Q2 को हम कहाँ रख रहे हैं, एट B। जैसे ही B पे रखेंगे फिर से सिस्टम में हमने ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिया, मान लिया जाए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, B पॉइंट पे हमने एक Q2 चार्ज को ले आके रखा। इस चार्ज को लेके आएंगे तो इनिशियली Q2 एट B पे जब रखा जाएगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ कोई भी फील्ड नहीं है। अब ऐसे कंडीशन पे अगर A पॉइंट को देखा जाए जो कि R सेपरेशन पे है किससे, B से, तो ये A पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर हो जाएगी, किसके, Q2 चार्ज के। सो A पॉइंट पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा और उस पोटेंशियल को मैं क्या कह सकता हूँ, V एट A, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो वो पोटेंशियल किसके फील्ड के कारण हो रहा है, तो हमने B चार्ज को लेके आए हैं। ऐसे कंडीशन पे B चार्ज के कारण, B पे कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज, तो इसके कारण हमारी पोटेंशियल हो जाएगी। नाउ अब अगर A पॉइंट पे हम एक चार्ज रख रहे हैं, दैट चार्ज इज Q1, तो हम कहेंगे जैसे ही हम Q1 को रखेंगे Q1 के पास एक एनर्जी आएगी और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे रहे हैं हम, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी जिस चार्ज को हमने Q1 पॉइंट पे रखा और साथ में वहाँ का पोटेंशियल। तो ऐसे कंडीशन पे हम सॉल्व करें तो देखेंगे पोटेंशियल एट A कितनी थी, तो K अपॉन R Q1 अपॉन Q2। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है बच्चों कि हम पहले Q1 चार्ज को रखें या पहले Q2 चार्ज को रखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विल बी ऑलवेज फिक्स, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R। तो दो चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, तो हम कहेंगे द फॉर्मूला विल बी K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। नाउ अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल जो कैलकुलेट कर रहे हैं 2 चार्जेस के कारण, तो 2 चार्जेस के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, तो हमने इसको लिखा K पहले बॉडी का चार्ज, दूसरे बॉडी का चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। अब अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो अगर हम कह रहे हैं कि 3 चार्जेस हो, तो इफ़ द सिस्टम कंटेन 3 चार्जेस तो क्या होगा, तो उसको देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम ये जानेंगे
U, that is potential energy, electric potential energy due to system of 3 charge. 3 चार्ज ले लिया हमने सिस्टम में। 3 चार्ज कौन कौन सा है? Q1, Q2 और Q3। सो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस, और इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे मैंने एक चार्ज रखा Q1 पॉइंट पे। क्या अभी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होने के कारण Q1 चार्ज जब इस लोकेशन पे रखा जाएगा तो उसके पास कोई एनर्जी होगी क्या? तो हम कहेंगे नहीं, अभी कोई एनर्जी नहीं होगी। नाउ जैसे हम Q2 चार्ज रखेंगे, लेट द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12, तो ड्यू टू 2 चार्ज सिस्टम के कारण हमने जो पोटेंशियल कैलकुलेट करी थी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई थी, तो हम कहेंगे नाउ इनके बीच की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 चार्ज, एंड दिस द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। नाउ अब हम कहते हैं कि इस 2 चार्ज के सिस्टम में एक थर्ड चार्ज को मैं इन्फाइनाइट से लेके आ रहा हूँ और इस पॉइंट पे रख दे रहा हूँ, इन सच अ मैनर दैट द सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड दिस पॉइंट विल बी R23 एंड द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड दिस पॉइंट इज R13, और यहाँ पे जो चार्ज मैं लेके आया हूँ वो चार्ज क्या है? Q3। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम ये पॉइंट कंसिडर कर ले, लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज P, तो इस P पॉइंट के पास जो पोटेंशियल होगा, अब वो पोटेंशियल किसका किसका होगा? पहले हम देख रहे थे कि जब Q2 चार्ज नहीं था तो इस लोकेशन पे Q1 चार्ज का पोटेंशियल था। अब हम देखें कि 2 चार्जेस के सिस्टम बन गए हैं, Q1 और Q2, और अब मैं पूछ रहा हूँ कि P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो किसके कारण होगी, Q1 के कारण या Q2 के कारण? तो हम कहेंगे क्योंकि दोनों की फील्ड यहाँ कॉज हो रही होगी, इसलिए पोटेंशियल Q1 चार्ज का भी होगा और Q2 चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। सो हम कह सकते हैं कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब हम सिस्टम की निकालेंगे तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 and 2 चार्ज। पहले दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का, साथ में हमने कहा Q1 ने यहाँ पे एक पोटेंशियल कॉज किया। लेट उस पोटेंशियल को मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, और इस जगह पे अगर हम एक Q3 चार्ज रख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q3 के पास, किसके कारण? पोटेंशियल ऑफ Q1 के कारण। सिमिलरली इस P पॉइंट पे Q2 के कारण भी कुछ पोटेंशियल होगा, और उस पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2, और जैसे ही हम Q3 चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये Q3 चार्ज पोटेंशियल Q2 के पोटेंशियल के कारण भी कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेगा। तो नेट एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दिस विल बी लाइक दिस। अब हम पीछे Q1 और Q2 की एनर्जी निकाल रखे हैं, वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R। अब बच्चों पोटेंशियल P पॉइंट पे Q1 चार्ज के कारण, तो अगर सिर्फ Q1 चार्ज रखा जाए तो इसका सेपरेशन कितना है? R13। सो जो पोटेंशियल होगी उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी K Q1 चार्ज, और सेपरेशन कितना है? R13, और यहाँ पे हमने किस चार्ज को रखा है? Q3 को रखा है, तो Q3 उस एनर्जी को गेन कर लेगा। साथ में अब अगर पोटेंशियल निकाले Q2 के कारण P पॉइंट पे, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो हम कहेंगे K किस चार्ज के कारण हो रहा है? तो Q2 चार्ज के कारण हो रहा है। किस लोकेशन पे हो रहा है? उसका सेपरेशन कितना है? तो हम कहेंगे R23, और इस जगह पे किस चार्ज को हमने रखा? थर्ड चार्ज को रखा, तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम 3 पार्टिकल सिस्टम का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12, उनके बीच का सेपरेशन,
फिर हमने दूसरा पेयर लिया Q2 Q3, तो देख रहे हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी और साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास सिस्टम जब भी बनेगा तो दो चार्जेस से बन रहा है, तो दो दो के पेयर्स को बना के जितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट ले लिया, कॉमन ले लिया इनमें से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू 2 3 प्लस 1 3 अपॉन R13। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 पार्टिकल सिस्टम के भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर समझे तो हम अब कहना चाह रहे हैं कि 4 पार्टिकल सिस्टम हो, तो 4 पार्टिकल सिस्टम की इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन जनरेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं लेट द 4 पार्टिकल सिस्टम, सी ऑप्शन क्या देख रहे हैं, U ड्यू टू सिस्टम ऑफ 4 चार्ज। कितने चार्ज लिया है सिस्टम में हमने, 4 चार्ज लिया है, और वो चार्जेस क्या रख रहे हैं, लेट Q1 Q2 Q3 एंड Q4। सो अगर हम कह लें पहला चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज हमने रखा Q2, तीसरा चार्ज मैं रख रहा हूँ Q3 और नेक्स्ट चार्ज मैंने रख रहा Q4, सच दैट द सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12, सेपरेशन बिटवीन 2 3 इज R23, separation between Q3 is R34 and separation between 1 4 is R14। सिमिलरली अब हम सेपरेशन निकाल रहे हैं Q3 Q1 और 3 के बीच में, तो हम क्या कहेंगे R13। साथ में अगर हम सेपरेशन निकालना चाहते हैं Q2 और Q4 के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा R14। सो अब इस तरीके से जैसे हमने 2 पार्टिकल सिस्टम लिया तो एक वैल्यू मिली, हमें 3 पार्टिकल सिस्टम लिया तो 3 वैल्यू मिली। उसी तरीके से अगर हम दो दो का पेयर बनाएं तो 4 पार्टिकल सिस्टम में कितने हमारे पास पेयर्स बनेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे NC2 का। हमारे पास सिस्टम में टोटल कितने चार्ज हैं, n चार्जेस, और हमें सिस्टम में पेयर्स किसके किसके लेने हैं, 2 चार्जेस के लेने हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे NC2, क्योंकि यहाँ पे हमारे चार्जेस कितने हैं 4, तो 4C2 दिस विल इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो दिस विल कैंसिल आउट और हम यहाँ से कैंसिल करें तो ऐसे 6 टर्म्स हमें मिलेंगे। अब वो 6 टर्म कौन कौन से होंगे तो बच्चों देख सकते हैं। तो हमने टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, उसके लिए क्या लिखेंगे, पहला Q1 Q2 टोटल 6 पेयर बनाने हैं। हमने की कांस्टेंट ले लिया, पहला पेयर क्या हो जाएगा Q1 Q2 का, दूसरा Q1 Q3 का, फिर तीसरा पेयर हमारा Q1 Q4 का। तो Q1 से बनने वाले सारे पेयर हमें मिल गए। सिमिलरली Q2 से मिलने वाला पेयर Q1 Q2 तो है ही, तो Q2 और Q3, फिर Q2 और Q4 एंड द लास्ट पेयर जो हमें मिलेगा उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। तो पहला पेयर हमें क्या मिला, U इज इक्वल्स टू पहला पेयर कि हमने कांस्टेंट ले लिया था, तो पहला पेयर हमारे पास क्या आ रहा है Q1 Q2, दूसरा पेयर Q1 Q3, तीसरा पेयर Q1 Q4 एंड देन Q2 का पेयर देखें तो Q2 का Q3 से एक पेयर बनेगा और Q3 का Q2 का ही Q4 से भी एक पेयर बनेगा और साथ में लास्ट पेयर जो होगा हमारा Q3 Q4 का। तो ये ऐसे हमारे पास 6 टर्म मिल गए, 1 2 3 4 5 6 और सबके बीच का सेपरेशन लिख रहे हैं। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन हमारे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या रखा है R12, यहाँ R13, R14, R23, R24 एंड सिमिलरली R34। तो ये हमारे पास क्या मिल गया 4 चार्ज के सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से अगर 5 चार्जेस होते तो बच्चों क्या करते, 5 चार्जेस का सिस्टम होता तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन हमारे कितने हो जाते हैं। 5 चार्जेस के सिस्टम के केस में हम क्या लिखते हैं, टोटल टर्म्स हमारे पास कितने होते, तो फिर से यूज कर लेते 5C2 एंड दिस विल इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू
फैक्टोरियल 2, और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ऐसे हमारे पास 10 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया जब एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास एब्सेंट है। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है उसको जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम में एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट होती, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनिशियली, जो एक्सटर्नल फील्ड हम कह रहे हैं एब्सेंट था, वो एक्सटर्नल फील्ड सिस्टम में पहले से ही प्रेजेंट हो। हम स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले से ही प्रेजेंट रखे हुए हैं। तो अगर हम कह लें लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्पेस, और इस स्पेस में मैंने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है। ऐसे कंडीशन पे जब हम Q1 चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे तो हम देखेंगे क्योंकि Q1 चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो इट हैव सम पोटेंशियल एट दिस लोकेशन, एंड सिंस द चार्ज इज प्रेजेंट देयर सो इट हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम स्टडी करते हैं एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द सिस्टम इनिशियली, तो कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में गिवन है और उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को मैंने रख रखा है k x रेज टू द पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस में है, क्योंकि यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया है। सो इसको ऐसे लिख लिया i कैप। हमारे पास एक चार्ज है, पहला चार्ज हमने रखा दैट इज़ 5 माइक्रोकूलम का, और सेकंड चार्ज हमने जो रखा है दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, और Q1 चार्ज की जो लोकेशन है वो लोकेशन मैंने कंसिडर कर ली, लेट इट विल बी एट 2,4 एंड दिस चार्ज इज एट 3,5। ये मैंने चार्ज की लोकेशन स्पेस में कंसिडर कर ली। सो हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारे पास स्पेस में एक्सटर्नल फील्ड मिसिंग होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं दिस विल इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस का को डिनोमिनेटर में रख देते और हमारे पास वैल्यू मिल जाती। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि मान लिया जाए कि ये हमने स्पेस कंसिडर कर लिया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बच्चों, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, और हमने एक पॉइंट लिया जिस जगह पे हमारा Q1 चार्ज रखा हुआ है। तो जैसे हम Q1 चार्ज को रखेंगे तो वो Q1 चार्ज कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे कंडीशन पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पॉइंट पे Q1 चार्ज को हम किसी पॉइंट को कह देते हैं, लेट द पॉइंट इज ए पॉइंट पे Q1 चार्ज को रखा है और एक कोऑर्डिनेट क्या है 2,4। सो ये Q1 चार्ज जैसे यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड है तो फील्ड के कारण इस जगह पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी तो होगा। तो हम कहेंगे कि एज वी प्लेस द चार्ज, टोटल चार्ज अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो जैसे ही हमने ए पॉइंट पे Q1 चार्ज को रखा तो हम कहेंगे देयर विल बी सम पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और उस पोटेंशियल पे Q1 चार्ज को रख दिए हैं तो पहला तो Q1 चार्ज के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो किसी फील्ड में रखी हुई है, जिस फील्ड में रखी हुई है उस फील्ड के किसी लोकेशन पे पोटेंशियल होगा, और वहाँ पोटेंशियल हम क्या जानते हैं कि किसी भी पोटेंशियल नॉन जीरो पोटेंशियल वैल्यू पे अगर किसी चार्ज को रख देते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली अगर हम बी पॉइंट पे, वो बी पॉइंट भी हमारा फील्ड में ही है, मैं ये बी पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, और ये बी पॉइंट कहाँ है 3,4, और वहाँ मैंने एक चार्ज को रखा एंड दैट चार्ज इज Q2। तो जैसे ही Q2 रखा जाएगा तो हम कहेंगे Q2 के पास भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल, Q2 कहाँ रखा हुआ है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट की कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, और क्योंकि हमने Q2 चार्ज को वहाँ रखा तो इसने उस पोटेंशियल के कारण पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर ली। साथ में इन दोनों चार्जेस की खुद की एक सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन, इस सेपरेशन को मैं R लिख लिया। नाउ
अब पूरे इक्वेशन में हमें Q1 की वैल्यू मालूम है, Q2 की वैल्यू मालूम है, और साथ में हम सेपरेशन R, VA और VB अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। तो देखा जाए तो हमारे पास ER की वैल्यू गिवन है और V निकालना हो तो हमें ये सॉल्व कर रखा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDR। तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो बच्चों क्या पाएंगे, इंटीग्रेशन करके हम पहला पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं A पॉइंट, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में है नहीं, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V एट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dx, और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट, चलो V को कैलकुलेट करते हैं पहले, तो दिस विल इक्वल्स टू माइनस E की वैल्यू कितनी है बच्चों, k x रेज़ टू पावर माइनस 2 dx, k इज कांस्टेंट, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो दिस विल इक्वल्स टू माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर माइनस 2 dx क्या होगा, तो हम इसकी वैल्यू कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। सो द फॉर्मूला विल बी k माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अब अगर हम लिमिट लगाएं तो हम ये कह सकते हैं इनिशियल लिमिट एंड फाइनल लिमिट, इनिशियल फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। अब अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं ए पॉइंट पे, तो हम चार्ज को कहाँ से लेके आए हैं, चार्ज को लेके आए हैं इन्फाइनाइट से, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हम x के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा दिस विल इक्वल्स टू k बाई पोटेंशियल एट ए की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, हम इस x के जगह पे क्या पुट कर लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस k बाई 2, तो VA के जगह पे क्या रख सकते हैं k बाई 2। सिमिलरली अगर B पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे 3, x एक्सेस में B पॉइंट पे क्या वैल्यू है, इनफाइनाइट, इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट, फाइनल पॉइंट हमें निकालना है, फाइनल पॉइंट इज 3, तो रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एट B पॉइंट विल बी, यहाँ पे 3 रख देंगे तो k बाई 3, और साथ में अब अगर हम QA चार्ज की बात करें तो QA चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 5 माइक्रोकूलम, प्लस दूसरे चार्ज का Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम, और इसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ से 5 माइक्रोकूलम k लिखना होगा हमें, k टाइम्स 5 माइक्रोकूलम 2 microcoulomb, and the separation between these 2 points will equals to r, and this r is equals to x2 minus x1, that is 3 minus 2, that is 1 का स्क्वायर, and 5 minus this is 1 का स्क्वायर, सो इसको √2 लिख सकते हैं। r की वैल्यू क्या है √2। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो हम यहाँ से माइक्रो माइक्रो माइक्रो, तो हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 k इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी दिस विल इक्वल्स टू 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 3 प्लस यहाँ से हम 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, डबल टाइम माइक्रो है इसलिए 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, और इसको सिंपली 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 बाई √2 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने ये जाना कि जब फील्ड प्रेजेंट होगी तो उस फील्ड में जिस जगह पे हमने चार्ज रखा है उसके कारण एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिंक्ड होगी पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो जितने चार्ज हैं, पहला चार्ज था Q1 चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी लिंक हुई, Q2 चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी लिंक हुई, और साथ में इस दोनों चार्जेस के सिस्टम के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरीके से हम इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट हो सिस्टम में, अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम के भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के आपके NCERT और रेफरेंस बुक न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो विथ यूजिंग दिस ऑल फार्मूला। ओके।